हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी। तो इसमें मेनली फोकस रहेगा एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को हम लोगों को कंप्लीट करना। सारे टॉपिक्स में हम लोग एनसीईआरटी के कवर करेंगे। तो दिस वीडियो इज मेनली फोकस्ड फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। जो भी सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज वन शॉट वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 14 दैट इज ऑसिलेशंस एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो टाइप्स ऑफ मोशन में ऑलरेडी हमने कुछ मोशंस पढ़ रखे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें एक पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी डायरेक्शन में एक पार्टिकल अगर ट्रेवल करता है तो हम लोग बोलते हैं द पार्टिकल इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। उसी तरह से हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से हम लोग लॉन्च करते हैं और वो इस तरह से मोशन करता है और वापस से प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पे खत्म होता है। तो अगर हम लोग देखें एक रेक्टिलिनियर मोशन को या फिर एक प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो ये जो मोशंस हैं ये नॉन रिपीटेटिव है। मतलब क्या, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने आप को बार बार। ये जो मोशन है ये अपने पाथ को रिपीट नहीं कर रहा है। एक बार हमने प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च कर दिया तो वो यहां वापस यहां पे पहुंच गया। ऐसा नहीं कि वो वापस यहां से यहां आ रहा है, ये फिर ये यहां से यहां आ रहा है। ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ मोशन आर नॉन रिपीटेटिव मोशन। अगर वहीं पे हम लोग बात करें एक सर्कुलर मोशन की, तो एक पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में है, सपोज एक पार्टिकल का एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है और एक पार्टिकल इस पोजीशन पी से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी और इस तरह से मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वो एक बार यहां घूम के वापस इसी पॉइंट पे आया, फिर से वो वापस इसी पॉइंट से गुजर रहा है, फिर से वो वापस इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो रिपीटेटिव मोशन हो गया। ये बार बार इस मोशन को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ऑर्बिटल मोशन की, तो जो भी प्लैनेटरी मोशंस होते हैं तो वो बार बार अपने पाथ ऑफ मोशन को रिपीट करते हैं। तो इस तरह के जो मोशन है इसको हम लोग बोलेंगे रेपिटेटिव मोशंस। अच्छा, वहीं पे अगर हम लोग एक ऐसे मोशन की बात करें, सपोज एक बच्चा झूला झूल रहा है, क्रेडल में एक बच्चे को इस तरह से हम लोग झूला झूला रहे हैं, तो वो उसका जो मोशन हो रहा है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। तो ये भी एक रेपिटेटिव मोशन है। तो मैं जो एग्जांपल लिया दैट इज एग्जांपल ऑफ अ क्रेडल, जिसमें एक बच्चे को हम लोग झूला झूला रहे हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें एक स्ट्रिंग की, एक स्ट्रिंग जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट होता है, सपोज एक सितार या गिटार या फिर कोई भी हम लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसको स्ट्रिंग को लेके हम लोग इस तरह से उसको कुछ फोर्स ऐसा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक छेड़ देते हैं उसको हम लोग स्ट्रिंग को, उसके तार को इस तरह से अगर हम लोगों ने कुछ फोर्स लगा दिया तो वो वाइब्रेट करने लगता है अपने पोजीशन में। इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो ये मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि स्ट्रिंग को हमने एक थोड़ा सा फोर्स दे दिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी एक तरह से पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि अपने एक मीन पोजीशन के अबाउट ये इस तरह से मोशन कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन ये जो मोशन है क्रेडल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग का जो मोशन है और ये क्रेडल का मोशन है जो कि टू एंड फ्रो मोशन हम लोग बात करें, टू एंड फ्रो मोशन। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द मोशन विच वी टॉक लाइक सर्कुलर मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। जो सर्कुलर मोशन की बात करें या ऑर्बिटल मोशन की बात करें तो ये इनसे डिफरेंट है। कैसे? ये जो हैं ये भी क्रेडल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो स्ट्रिंग है उनके वाइब्रेशंस, ये सारे जो हैं ये भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो अपने पाथ को, मोशन वाले पाथ को रिपीट कर रहे हैं। बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज मोशन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन और हमने सर्कुलर और ऑर्बिटल मोशंस की बात करी, ये कैसे डिफरेंट है और किस सेंस में डिफरेंट है, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। बट these are also periodic motions, but these are different. This to and fro motion is a periodic motion, but these are different from this orbital motions या circular motion की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों different है, हालांकि ये भी एक periodic motion है। तो हमने अभी डिस्कशन किया कि a motion that repeat itself after a regular interval of time are called periodic motions। ठीक है, but periodic motion and oscillatory motion में difference है। All oscillatory motions are periodic, मतलब सभी तरह के जो ऑसिलेटरी मोशन होंगे दैट विल बी पीरियोडिक, बट लेकिन जरूरत नहीं कि सभी तरह के पीरियोडिक मोशन विल बी ऑसिलेटरी। तो आखिर ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऑसिलेटरी मोशन, अगर जैसा कि हमने बात किया, दिस ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। तो सपोज एक हम लोग इस तरह से कटोरी लेते हैं, ठीक है, और कटोरी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बॉल है सपोज हमारे पास, इस बॉल को अगर हम लोग इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो ये इस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा। ये पहले इधर इस पोजीशन में जाएगा, फिर से वापस इसी पोजीशन में आएगा, फिर से वापस इस तरह से
इस तरह की इस पोजीशन में जाएगा और वो एक टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से परफॉर्म करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसमें हम लोग टू एंड फ्रो मोशन होता है एक मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये इसका मीन पोजीशन है। तो जनरली जो मीन पोजीशन रहता है वो सेंट्रल पोजीशन इस तरह से रहेगा, बट इसमें मीन पोजीशन की एक खास बात होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मीन पोजीशन में जो रहता है नेट फोर्स इज 0। तो इसको हम लोग मीन पोजीशन को कभी कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन हर बार इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मीन पोजीशन जो रहता है दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, तो इस तरह का जो टू एंड फ्रो मोशन होगा दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। हालांकि देख सकते हैं कि दिस मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लैनेटरी मोशन एंड द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में इस तरह से वो मोशन करता रहता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में एक इस तरह से वो गोल 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 घूमता रहता है, बट दिस टू एंड फ्रो मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट गोल गोल घूमने वाला मोशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर हम लोग पीरियोडिक मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहें तो उसका जो पीरियोडिक मोशन, किसी भी पीरियोडिक मोशन का ग्राफ जो है वो इस पैटर्न में दिखता है। मतलब वो एक पैटर्न जो है वो रिपीट करता हुआ हमें नजर आता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहां से यहां तक एक पैटर्न है, ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहां पे भी अगर हम लोग पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहां पर भी ये जो पैटर्न है ये इस तरह से रिपीट कर रहा है। अब ये पैटर्न है क्या? तो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस में यहां से हम लोगों ने टाइम पे रिप्रेजेंट किया है, और जो xt है मेरा दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज एक बच्चा एक रैंप में इस तरह से चढ़ रहा है। ठीक है, h हाइट का सपोज रैंप है और वो इस तरह से एक बच्चा यहां से इस तरह से यहां रैंप में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी मोमेंट में, किसी भी टाइम के मोमेंट में अगर हम लोग इसका हाइट को, डिस्प्लेसमेंट में इस केस में हाइट ले रहा हूं, अगर हाइट को हम लोग अगर प्लॉट करना चाहें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सपोज इस टाइम पे इसकी हाइट इतनी थी, दिस वाज h1, इस टाइम पे इसकी हाइट वाज h2, ये टाइम है। सपोज ये t1 पे h1, t2 पे h2 था, t3 पे h3 था। ठीक है, इसी तरह से t4 पे h4 हाइट पे था। तो इस तरह से हाइट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें और ये यहां से इस तरह से मूव करता हुआ इस यहां तक जाता है। ठीक है, और फिर यहां से कूद जाता है नीचे। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग हाइट को रिप्रेजेंट करें तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ये हाइट मुझे दे रहा है, और फिर ये यहां से यहां तक इस टाइम में नीचे इस तरह से कूद जाता है। तो कूदने में इसको टाइम तो कम लगेगा, तो कूदने में देखा जाए तो यहां पर से इसको टाइम कम लगा कंपेयर टू ये चढ़ने में। तो इस तरह से ये बच्चा यहां से चढ़ रहा है, फिर कूद जाता है, फिर से वह वापस यहां पे आता है और फिर से वापस जाके फिर से चढ़ना स्टार्ट करता है, फिर कूद जाता है, फिर चढ़ना स्टार्ट करता है, चढ़ता है, फिर कूद जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये पीरियोडिक मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है ये बच्चा, बार बार ये रैंप पे चढ़ता है, कूद जाता है, चढ़ता है, कूद जाता है, तो उसको इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ये जस्ट समझने के लिए है, यहाँ इसके ग्राफिकल का हम लोगों को डीप एनालिसिस नहीं करना है। ये जस्ट हम लोग पीरियोडिक मोशन का ग्राफ किस तरह से दिखता है ये समझने के लिए हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग एक पिंग पोंग बॉल लेते हैं और उसको बार बार जमीन में टपकाते हैं और पकड़ते हैं, टपकाते हैं, कैच करते हैं, टपकाते हैं, कैच करते हैं, तो इसको भी हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज इस टाइम पे हमने इसको जमीन में टपकाया इस तरह से, तो हाइट वर्सेस जमीन से हाइट वर्सेस टाइम का अगर मैं प्लॉट करता हूं इस तरह से ग्राफ अगर प्लॉट करूं, तो यहां से यहां तक ये गया, इस इतने टाइम में ये जमीन में टपका, फिर से उतने ही टाइम में ये वापस फिर से हमारे हाथ में आ गया, फिर से ये टपका, फिर से वो हमारे हाथ में इस पोजीशन में हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा सा इसमें अगर ग्राफ में हम लोग डिस्कशन करें तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा पैराबोलिक टाइप से क्यों दिख रहा है? तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो ग्राफ है ये इसके जो इक्वेशन होगा वो किस तरह से दिखेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इज प्रोपोर्शनल टू, अगर देखा जाए तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू समवट प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर दिस s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर वाला टर्म है तो ये जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोलिक कर्व आएगा। तो इस तरह से ये पैराबोलिक ग्राफ आया है। तो ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग को डीप में अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, अगर हम लोग देखें तो दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता जुलता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से पैराबोलिक नेचर का होता है, इसलिए इस तरह का कर्व आ रहा है।
खैर ग्राफ में हम लोग अभी डीप में नहीं जाएंगे, ये ग्राफिकल जो भी एनालिसिस है, ग्राफ का जो एनालिसिस है वो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं आगे। तो पीरियोडिक मोशंस का ओवरव्यू हम लोगों को लेना था कि जो इसका ग्राफ होगा वो किस तरह से दिखेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स हो सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी बाद में भी करने वाले हैं। और ये जो टाइम है वो टाइम के साथ उसका जो वेरिएशन होगा वो एक रिपीटेटिव नेचर हम लोग को शो करेगा। जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा दैट विल बी रिपीटेटिव इन नेचर, एक पीरियोडिक मोशन का। अब हमने डिफरेंस तो समझ लिया कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। अब हमें समझना है कि एक ऑसिलेशन में और एक वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है। जो भी हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 14 में हमने जो चैप्टर का हेडिंग है दैट इज ऑसिलेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन? ठीक है, तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक बंदर एक पेड़ की टहनी पे चढ़ जाता है, ठीक है, और वो उसको जोर जोर से इस तरह से हिलाता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो उसमें स्विंग कर रहा है, ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा है उसमें। उसी तरह से एक हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जो हमने बात करी थी एक स्ट्रिंग की, कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर स्ट्रिंग है उसको अगर हम लोग इस तरह से कुछ हल्का सा फोर्स दे देते हैं, मीन पोजीशन के बाद कुछ डिस्प्लेस कर देते हैं उसको, तो वो इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं ये वाइब्रेशन है। और उसी तरह से बंदर जो पेड़ पर चढ़ा था और वो बंदर पेड़ को ऐसा ऐसा हिला रहा था, ठीक है, पेड़ की टहनी को इस तरह से हिला रहा था, तो हम लोग बोलते हैं इसको ऑसिलेशन। ठीक है, तो दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि अगर हम लोग उसको प्लॉट करना चाहें वर्सेस टाइम के, बंदर वाले मोमेंट को, ठीक है, तो बंदर वाले मोमेंट को हम लोग बोलेंगे कि वो पेड़ की टहनी को कुछ इस तरह से हिला रहा था, ठीक है। तो ये हो गया बंदर वाला, पेड़ की टहनी को हिलाने वाला जो उसके मोशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम लोग स्ट्रिंग के वाइब्रेशन को अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन होगा वो बिल्कुल ऐसा 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 वाइब्रेशन होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, हालांकि ये इससे भी फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का होगा वाइब्रेशन। तो स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये बंदर वाला है, बंदर, और दिस इज स्ट्रिंग ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये तो हालांकि बहुत ज्यादा फास्ट होगा, मैंने कम करके बताया। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो है ये इसका जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है। वाइब्रेशन का जो टाइम इंटरवल है बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, सॉरी, स्ट्रिंग के केस में। और वहीं अगर बंदर की बात करें तो बंदर ने जो ऑसिलेट कर रहा था उसका जो टाइम पीरियड है टी, एक जो रिपीट कर रहा है, जो पैटर्न रिपीट कर रहा है उसका जो टाइम है वो दिस इज ग्रेटर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे शब्दों में बोलें तो जो टाइम होता है हम लोग देखने वाले हैं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट टाइम इज इक्वल टू 1/f, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। टाइम इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बंदर के जो झूला झूलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका बंदर की जो झूला झूलने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड इज ज्यादा। टाइम पीरियड ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी इज कम, ठीक है। तो इस तरह के जो मोशन होंगे, बंदर वाले जो मोशन होगी, ऑसिलेशन मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड इज ज्यादा। उसी तरह से वाइब्रेशन, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, टाइम पीरियड कम है, दैट मीन्स उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज हाई। तो इसको हम लोग अगर समराइज करें तो ऑसिलेशंस में जो फ्रीक्वेंसी, हालांकि हम लोग डिटेल में भी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इज स्मॉल। और वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज हाई। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ये दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, एक वाइब्रेशन को और एक ऑसिलेशन को। अब अगर हम लोग बात करें एसएचएम, जिसको कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, और ये हमारा अभी आज के जो लेक्चर का उसका मेन फोकस इसी टॉपिक पे हमारा रहेगा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन। ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, एक टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन है, ठीक है। लेकिन कोई सा भी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो नहीं सकता है, तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है और मीन पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसा हमने देखा था कि सपोज एक पार्टिकल है, वो एक टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से करता है, ठीक है। वो सपोज ये एक सेंट्रल पोजीशन है जिसको कि हम लोग मीन पोजीशन भी बोल रहे हैं, और वो इसके अबाउट इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है।
ये सपोज मीन पोजीशन है, यहां पर x इक्वल टू 0 हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर करते हैं हमारे सुविधा के लिए, ठीक है। और वो इस एक्सट्रीम पे जाता है और इस एक्सट्रीम पे जाता है, और इस तरह से वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो जो फोर्स हम लोग बोलेंगे, सपोज एट x इक्वल्स टू x की बात करूं मैं, एट x इक्वल्स टू x, इस पे इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा होगा। सपोज ये पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा एट x इक्वल्स टू x, दैट फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। एट टाइम t, x एट टाइम t में जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि x विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे आने वाले समय में देखेंगे कि ये फंक्शन x क्या है, ठीक है। बाद में ये भी देखेंगे कि ये जब प्रोपोर्शनलिटी हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगेगा, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अभी बस इतना समझना है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मीन पोजीशन बहुत बार इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, हमने ऑलरेडी अभी चर्चा किया हुआ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो एफ नेट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, हमें ये तो पता ही है कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा पार्टिकल पे नेट फोर्स है 0। तो ये जो पोजीशन है मीन पोजीशन में, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इक्विलिब्रियम, दिस मीन पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वहां पे पार्टिकल पे नेट फोर्स इज 0। और ऐसे भी देख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट इज 0, इसीलिए यहां पे नेट फोर्स इज 0। और इसी तरह से किसी भी पॉइंट पे जब पार्टिकल जाता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर हम लोग बात करें पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की, तो किसी भी ऑसिलेशन के लिए हम लोग पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि इस यहां से यहां तक अगर हम लोग देखें एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ किसी भी पार्टिकल का इस तरह से हमने बनाया है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो होगा वो एक मेरा एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। और टाइम पीरियड ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके बाद फिर से वो पार्टिकल अपना मोशन रिपीट कर रहा है। पार्टिकल अगर मोशन रिपीट कर रहा है तो एक बोल सकते हैं कि इतने मोशन के बाद भी रिपीट कर रहा होगा। सपोज इसको मैं T1 बोल देता हूं, तो T1 को हमने पीरियड क्यों नहीं बोला, क्योंकि दिस इज नॉट स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद वो पार्टिकल अपना मोशन रिपीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर हम लोग देखें दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द पार्टिकल इज रिपीटिंग इट्स मोशन, तो इसलिए हम लोग T इज द पीरियड हियर, तो T को हम लोग यहां पे पीरियड बोलते हैं। उसी तरह से ये मोशन कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो स्टार्टिंग से देखें इतने टाइम के बाद फिर से ये रिपीट कब हो रहा है, यहां से यहां तक देखें तो यहां से यहां तक का भी जो टाइम है दैट इज T। तो यहां पर हम लोग जो पीरियड है वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इस इतने टाइम के बाद फिर से इसका जो मोशन है दैट इज गेटिंग रिपीटेड। उसी तरह से एक पिंग पोंग बॉल वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हम लोग पीरियड देखें तो स्मॉलेस्ट, यहां से हमने बॉल यहां पे ड्रॉप स्टार्ट किया था, बॉल जमीन पे इस तरह से गई, यहां पे जमीन से टपक खा के फिर से वापस इस पोजीशन पे पहुंची, तो दिस इंटरवल, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। यहां पे दिस टाइम इज पीरियड हियर, क्योंकि ये टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है, ठीक है। वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस में इसका पीरियड है, दैट इज टाइम पीरियड है। तो दिस टी इज कॉल्ड पीरियड, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड। यहां पे हम लोग और एक चीज डिफाइन करते हैं, ये जो पीरियड है इसको हम लोग अगर ऑसिलेशंस के टर्म्स में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितने टाइम में इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। मतलब बोले ऑसिलेशंस जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। तो अगर हम लोग एक टर्म डिफाइन करें फ्रीक्वेंसी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t, तो ये क्या शो करेगा, 1/t क्या शो करेगा, दिस शोज, अगर हम लोग देखें ये पीरियड इज 1 ऑसिलेशंस, मतलब एक ऑसिलेशन करने में टाइम कितना लगा, और 1/t क्या होगा, ऑसिलेशंस, कितना ऑसिलेशन हुआ इन 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम को अगर हम लोग SI यूनिट में लेते हैं दैट इज सेकेंड में, ठीक है, तो 1/t कर दिया मतलब कितना ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो अगर हम लोग बोले कि सपोज दिस इज द इंटरवल, दिस इज 1 सेकेंड, ठीक है, यहां से यहां तक अगर 1 सेकेंड है, यहां से यहां तक अगर 1 सेकेंड है तो इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे 3, 1 2 3, क्योंकि इसने 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए 1 सेकेंड में। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं, दिस इज 1/t, ये न्यू है, दिस इज न्यू इज 1/t, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड,
टाइम को अगर हम लोग ऐसा यूनिट में लेते हैं तो कितना ऑसिलेशन विल बी कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। यहां से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज और है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो जरूरी नहीं है कि वो एक इंटीजर हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी 3.5 भी हो सकता है, 3.7 भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3.5 मतलब क्या हुआ, वो 3.5 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी एक इंटीजर हो, फ्रीक्वेंसी कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है। इस तरह का वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी रह सकता है, डेसिमल वैल्यू भी ले सकता है और इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है। तो जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी विल बी एन इंटीजर ओनली। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी और पीरियड या फिर टाइम पीरियड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14.1, जिसमें बोला गया है ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स अ मिनट। मतलब एक मिनट में वो कितनी बार धड़क रहा है? 75 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरह से ऑसिलेशन की तरह ट्रीट करें अगर, ठीक है, ऑसिलेशंस की तरह ट्रीट करें तो 75 टाइम्स एक मिनट में, दैट मींस 60 सेकेंड में वो ऑसिलेट कर रहा है 75 टाइम्स। तो 75 ऑसिलेशंस भी बोल दे, 75 टाइम्स बोले या ऑसिलेशंस बोले, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या बोल सकते हैं? कितना ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड में 75 ऑसिलेशन, तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतना ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.25 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। और टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज 1.25 हर्ट्ज। उसी तरह से टाइम पीरियड अगर हम लोग कैलकुलेट करना पड़े, दिस इज सिंपली 1/f, दैट इज 1/1.25 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको 0.8 सेकेंड लग रहा है हार्ट को, ठीक है। एक बार उसको धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। इस तरह से अगर वो 75 टाइम्स ऑसिलेट करता है एक मिनट में, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेशन को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व कुछ देखे थे जो कि एक पीरियोडिक नेचर में इस तरह से आ रहे थे, बट वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो ऐसा जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब वही वाला फिजिकल डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला डिस्प्लेसमेंट, ऐसा जरूरी नहीं कि वही डिस्प्लेसमेंट हो, वो भी हो सकता है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर की, हालांकि हमने अभी वो सारी बातें नहीं की है, वो 12th का टॉपिक है, फिर भी अगर हम लोग एक वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो हम लोग उसको भी डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करें तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर कहीं पे हम लोग देखें तो वो अगर चेंज हो रही है, वो ऑसिलेट हो रही है, तो वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको भी हम लोग एज ए डिस्प्लेसमेंट ट्रीट कर सकते हैं। या फिर सपोज एक इस तरह से एक बॉब, सिंपल पेंडुलम में बॉब इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जो थीटा है, दिस थीटा कैन बी ट्रीटेड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग एज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएचएम का या ऑसिलेशन का हम लोग इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की, तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज a cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये कैसे आया, कहां से आया, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये a क्या है, ये ओमेगा क्या है, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के डिस्प्लेसमेंट को। और ये जो फंक्शन है दिस इज साइनोसोडल फंक्शन। अभी इसमें साइन कहां है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड साइनोसोडल बिकॉज किसी भी तरह के जो साइन के फंक्शन को भी हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस हमें आर्ग्यूमेंट चेंज करना है। अगर मैं बोलूं दिस इज a cos ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, दिस इज नथिंग बट a sin ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी जो यहां पर है, ओमेगा टी में कुछ मैं इसका आर्ग्यूमेंट अगर चेंज करके मैं इसमें साइन फंक्शन भी जनरेट कर सकता हूं। तो दिस फंक्शन a cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स एक साइनोसोडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और दिस फंक्शन, दिस साइनोसोडल फंक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो
अभी अगर हम लोग बातचीत करें इसके, अगर ये एक पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करे तो इसके पास कुछ पीरियड होगा दैट इज टाइम पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन का टाइम पीरियड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज किसी फंक्शन का टाइम पीरियड इज टी, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी। ठीक है, किसी भी फंक्शन का वैल्यू किसी टाइम पे अगर कुछ है और वो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर वही वैल्यू रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दिस टी इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का पीरियड को निकाल सकते हैं एंड टी जो होगा दैट इज द मिनिमम वैल्यू, जो पीरियड मिनिमम वैल्यू जो पीरियड का होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो a cos ओमेगा टी में बोल सकता हूं दैट शुड बी इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा इंटू टी प्लस टी। इस तरह से फंक्शन में हमने t की जगह पे t प्लस टी पुट कर दिया। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, कोई भी मैं बोलूंगा कि cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस टी। ये कब होगा, जब दिस अल्फा प्लस टी माइनस थीटा अगर 2 पाई, इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 पाई होगा, क्योंकि जो cos का जो वैल्यू होता है मिनिमम जहां से वो अपने आप को रिपीट करता है दैट इज 2 पाई। 2 पाई इज द पीरियड ऑफ एनी cos फंक्शन। तो इस cos फंक्शन का भी जो पीरियड होगा इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहां भी 2 पाई विल बी द पीरियड ऑफ इन फंक्शन। तो इस दोनों के आर्गुमेंट का जो डिफरेंस होगा वो 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो t निकल के आएगा वहां से दैट t विल बी द पीरियड। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी प्लस ओमेगा टी माइनस ये ओमेगा टी, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई। मिनिमम डिफरेंस मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम इज 2 पाई। ठीक है, 4 पाई में भी वो रिपीट करेगा, 6 पाई में भी रिपीट करेगा, लेकिन 2 पाई इज द मिनिमम। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो t है ये दिस शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पीरियड, तभी हम लोग उसको टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई आ गई, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि बार बार हमें यूज होने वाला है। तो किसी भी साइनसोइडल फंक्शन a cos ओमेगा टी फॉर्मेट का जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो बहुत बार हमें ओमेगा दिया रहता है, टाइम पीरियड पूछा जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है और ओमेगा पूछा जाता है। तो इस फॉर्मेट से हम लोग वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसी भी साइनसोइडल फंक्शन का टाइम पीरियड। अब अगर हम लोग बात करें कि क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस साइनसोइडल फंक्शन को, अभी हम लोग जितनी भी बातचीत करेंगे, जो एसएचएम में हम लोग जो भी बातें करेंगे वो साइनसोइडल फंक्शन के टर्म्स में करेंगे। तो ये इतना हम लोग वेटेज क्यों दे रहे हैं साइनसोइडल फंक्शन को, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग तब अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप लोग जब इंजीनियरिंग में जाओगे, तो जब हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक फूरियर ट्रांसफॉर्म करके पढ़ते हैं। तो वो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, ये सारे बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स में इसका काफ़ी यूज़ है। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की हम लोग बात करते हैं, उसमें पूरा का पूरा सिर्फ हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में बात करते हैं। कंट्रोल सिस्टम भी बात करते हैं, सिस्टम डिजाइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो हर जगह पे ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हर जगह पे आता है। अब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर ने ये बताया कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन और कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं वो सारी चीजें अभी डिटेल में हम लोग यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे, बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन के टर्म्स में हम लोग किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बस छोटी सी चीज बता रहा हूं इसमें, ये सारी थोड़ी सी कोर्स से हटके है, लेकिन जैसे कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, किसी भी तरह का फंक्शन दिया हुआ है जो कि पीरियोडिक है, सपोज इस तरह का एक फंक्शन दिया हुआ है और इससे मुझे बोला गया कि इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है, दिस xt वर्सेस टाइम। तो मैं इस जो फंक्शन है, इस पीरियोडिक फंक्शन को मैं एक साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, दिस xt कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a साइन ओमेगा टी, सम फंक्शन मैं रैंडम लिख रहा हूं, प्लस b कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस c कॉस 2 ओमेगा टी, रैंडमली इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन करके मैं इस फंक्शन को, इस जो पीरियोडिक फंक्शन है इसको मैं साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसका कि काफी ज्यादा यूज होता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में और सिस्टम डिजाइनिंग में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कोर्स से हटकी थी, अब हम लोग कोर्स पे लाइन में आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस बताया फूरियर ने। अब हमें कुछ एक फंक्शन दिया जाए एफ टी दैट इज इक्वल टू एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया जाए, सपोज a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी।
ठीक है, और हमें बोला जाए कि इसका पीरियड निकाल के बताओ, तो मैं बाद में एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बट अभी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि इसका पीरियड हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाद में इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं एक काम करूं, इस पूरे फंक्शन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको मैं लिख दूं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और अंदर मैं लिख दूं इंटू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं सपोज डी से रिप्लेस करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी इंटू, अब सपोज एक ट्रायंगल हम लोग एज्यूम करें एंड दिस एंगल इज फाई, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी एंड दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से अगर मैं cos फाई डिफाइन करूं तो cos फाई विल बी, इसको हम लोग ए नहीं लेते हैं, सपोज इसको हम लोग बी लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज ए, साइड ए, अभी भी ऐसे ही रहेगा। तो cos फाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos फाई विल बी बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और साइन फाई हम लोग बोल सकते हैं, साइन फाई विल बी ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस डी इंटू दिस टर्म को मैं लिख सकता हूं एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट टर्म है, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन फाई, तो साइन फाई इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस फाई, दिस इज कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये जो कॉस फाई एंड साइन फाई दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ जाएगा डी इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि इसको हम लोगों ने एक सिंपल साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया, डी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये एक साइन के फंक्शन में इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। और यहां से अगर मैं इसकी पीरियड निकालना चाहूं, टाइम पीरियड, तो दिस टाइम पीरियड हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये ओमेगा का फंक्शन है। ठीक है, तो 2 पाई बाई ओमेगा मुझे लेना है यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से इसका टाइम पीरियड वही होगा जो इसका टाइम पीरियड होगा और इसका टाइम पीरियड होगा, क्योंकि इसका भी टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें दिस इज व्हाट 2 पाई बाई ओमेगा, इसका भी टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाई ओमेगा ही है। ठीक है, इन दोनों का टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। अब सपोज हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो इस फंक्शन से हम लोग डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड इज व्हाट, इसका टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा हमने देखा था, और इसका टाइम पीरियड विल बी व्हाट, इसका टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब इसको एक प्रोसेस कंप्लीट करने में 2 पाई बाई ओमेगा टाइम लगता है, इसको भी 2 पाई बाई ओमेगा टाइम लगता है, और दोनों को अगर हम लोगों ने एक साथ इस तरह से छोड़ा तो दोनों वापस जो टाइम पीरियड लगेगा उन लोग दोनों को वो 2 पाई बाई ओमेगा ही लगेगा, ये भी हमने देखा। ठीक है, ये इसको ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, सपोज 2 पर्सन है, वो एक सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट पी से स्टार्ट करते हैं, ए और बी, एक का टाइम पीरियड लग रहा है यहां से यहीं तक आने में, इसको टाइम पीरियड इज टी, और इस बी को भी उतना ही टाइम पीरियड टी लग रहा है। ठीक है, यहां से चक्कर काट के यहां तक आने में दोनों को अगर टाइम पीरियड टी लग रहा है और दोनों को मैं एक साथ जोड़ दूं, ठीक है, एक साथ जोड़ दूं तो दोनों ने स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट में आ गए। ठीक है, तो एक तरह का जो पैटर्न रिपीट करने का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो टाइम पीरियड टी ही रहेगा। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि ए को 2t टाइम लग रहा है और बी को t टाइम लग रहा है, अब क्या हो रहा है एक चक्कर काटने में। ठीक है, तो बी ने तो जब तक ए एक चक्कर लगाएगा तब तक बी 2 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इन लोगों दोनों का पैटर्न रिपीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो जो बड़ा वाला जो टाइम पीरियड रहेगा 2t वाला, वही टाइम पीरियड लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब ए ने अगर देखा जाए तो ए यहां तक आधा पहुंचता है तब तक बी एक राउंड लगा देता है, फिर यहां तक पहुंचता है, तब दोनों का जो टाइम है, जब जो दोनों का एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पीरियड है, मोशन का जो पीरियड है वो एक पीरियड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक पीरियड मोशन का कंप्लीट होने में अगर ए और बी दोनों का कंबाइंड अगर हम लोग देखें तो वो 2t टाइम लग रहा है, जो बड़ा वाला टाइम है वो लग रहा है। इनफैक्ट अगर मेरे पास बहुत सारे इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेंगे, बहुत सारे जो मोशन जो टाइम पीरियड के इस तरह से फंक्शन रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट का अगर कुछ ऐसा फंक्शन रहता है, तो मुझे
इन सारे जो फंक्शन है उसका जो टाइम पीरियड है उसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ ऑल द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है ये फंक्शन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, और अगर ये पीरियोडिक है तो इनका पीरियड क्या है। तो एक एक करके हम लोग फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हमने देखा था ये, इसको अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था तो हमने ये देखा था ये हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी सम फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किया था। फाई की कुछ वैल्यू आई थी, डी की कुछ वैल्यू आई थी, तो डी यहां से हमारे पास कितना आ गया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया था। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहां पर a कितना है, a इज 1 b इज 1, तो यहां से d विल बी रूट 2। तो इस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग भूल जाते हैं। तो इस तरह के फंक्शन है। अब इसका मुझे अगर पीरियड निकालना रहे तो फाइव इसमें कोई भी रोल नहीं प्ले नहीं करेगा, फाइव इज जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, जो रोल प्ले करेगा इस फंक्शन में इसका पीरियड में दैट विल बी ओमेगा। ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा दैट विल बी सिंपली 2 पाई बाई ओमेगा, एक साइन फंक्शन है, ओमेगा टी से इस तरह से हम लोग यहां से रिप्रेजेंट करें तो ओमेगा टी का आर्गुमेंट इसमें आ गया, तो इसका जो पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। अगर इसको डायरेक्टली हम लोग बोलना चाहें तो इसका पीरियड साइन ओमेगा टी का पीरियड क्या था, 2 पाई बाई ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का पीरियड क्या था, 2 पाई बाई ओमेगा। इन दोनों का अगर हम लोग सिंपल देख लें, इन दोनों का एलसीएम अगर ले लें तो दिस विल बी 2 पाई बाई ओमेगा ओनली। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुए फंक्शन का हम लोग पीरियड निकाल सकते हैं, और ये हमें पता है दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। साइन कॉस के फॉर्मेट में कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से आता है तो दैट विल बी सिंपली पीरियोडिक ओनली। अब अगर हम लोग फंक्शन नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 4 ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी के अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो जिसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई टी से 2 पाई बाई ओमेगा हो गया टाइम पीरियड इसका। कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी की बात करें तो इसका जो पीरियड हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, यहां कितना है 2 ओमेगा, दैट इज सिंपली पाई बाई ओमेगा। और अगर हम लोग साइन ऑफ 4 ओमेगा टी की बात करें तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 4 ओमेगा, दैट इज सिंपली पाई बाई 2 ओमेगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसका, क्योंकि तीनों का सम करके दिया हुआ है, इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लें, यहां तो इस केस में एलसीएम सबसे बड़ा वाला टर्म ही हो जाएगा क्योंकि सारे मल्टीपल्स हैं, तो इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है तो इसका जो पीरियड हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, सबसे बड़ा वाला टाइम। और वो बड़ा वाला क्यों आता है ये भी हमने देखा था। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब अगर हम लोग बात करें फंक्शन नंबर 3 दैट इज ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, तो इसका जो ग्राफ है टाइम के साथ अगर हम लोग देखें तो टाइम के साथ ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी का ग्राफ जो होगा, तो अगर जीरो से अगर हम लोग बनाना चाहें तो जीरो में इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1, ई रेज टू पावर माइनस जीरो दैट इज 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी में डेट विल टेंड टू 0, और 1 से इसकी वैल्यू कम ही रहेगी। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म आता है। एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियली ये इस तरह से डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये एक रिपीटेटिव नेचर का नहीं है, ये इसका जो पीरियड है इसका हम लोग पीरियड डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, पीरियड हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन क्योंकि ये मोनोटोनस फंक्शन है, ये मोनोटोनसली ये डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज मोनोटोनस फंक्शन, दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं तो लॉग ऑफ ओमेगा टी, तो लॉग ऑफ ओमेगा टी को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, टी वर्सेस लॉग ऑफ ओमेगा टी, या फिर दिस इज आवर एक्स टी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करना चाहें तो लॉग का जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 के बराबर हो गया तो लॉग की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 0, इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाया है यहाँ पे। और अगर हम लोग इसको प्लॉट करें लॉग के फंक्शन को तो ये कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, लॉग का फंक्शन को हम लोग इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो टी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा। ये 1 ओमेगा टी 1 अपॉन ओमेगा क्यों हुआ यहाँ से, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तब लॉग ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टी शुड बी 1 अपॉन ओमेगा। इस टाइम पे जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी लॉग ओमेगा टी की दैट विल बी 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लॉग को प्लॉट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे बोलने का मतलब यहाँ पर हम लोग कर्व प्लॉटिंग के लिए नहीं आए हुए हैं, तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है दिस इज मोनोटोनसली इंक्रीजिंग, ये हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है टाइम के साथ, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। ठीक है, दिस इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। अब अगर हम लोग बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में,
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने जैसे बातचीत किया था कि ये एक टू एंड फ्रो मोशन की तरह हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इसके जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग एक साइनसोइडल फंक्शन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा, फाई और ए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे कि ये सारे क्या चीज है इसमें, बट अभी हम लोग इतना बस समझना है कि इस टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग सिंपल फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इस तरह से इस साइनसोइडल फंक्शन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर सपोज हम इस केस में फाई इक्वल्स टू 0 कंसिडर कर लें, ठीक है, अभी हम लोगों ने फाई इक्वल्स टू 0 कंसिडर कर लिया है, बाद में हम लोग देखेंगे कि फाई क्या है और उसको हम लोग फिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने इसको इजी करने के लिए फाई को 0 कंसिडर कर लिया है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये बन जाएगा फंक्शन a cos ऑफ ओमेगा टी, इसको हमने 0 कंसिडर किया है। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड इसका कितना है, 2 पाई ओमेगा। इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इस साइनसोइडल फंक्शन का, हमने देखा अभी। अच्छा, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग बोले एट टी इक्वल्स टू 0, अगर यहां पे मैं टी इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा तो एक्स टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास टी इक्वल्स टू 0 पे, तो ये हो जाएगा a, दैट मीन्स एक्स टी विल बी a, दैट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट विल बी a एट टी इक्वल्स टू 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख सकते हैं, ये पार्टिकल अभी पॉइंट a पे लोकेटेड है फ्रॉम मीन पोजिशन, ये मेरे पास मीन पोजिशन, या इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजिशन भी बहुत बार बोल देते हैं। तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजिशन और दिस इज मीन पोजीशन, और यहां से ये कितने दूरी पे लोकेटेड है, अभी a डिस्टेंस पे लोकेटेड है एट t इक्वल्स टू 0 पे। वो टू एंड फ्रो इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो शुरू में वो a से फिर 0 की तरफ बढ़ेगा, फिर -a की तरफ बढ़ेगा, फिर मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, फिर वापस से a की तरफ जाएगा, और ये मोशन वो रिपीट करता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं वो रिपीट हो रहा है या नहीं। तो t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन है दैट इज a। t इक्वल्स टू t/4 पे अगर देखें तो t इक्वल्स टू t/4 पे अगर देखें तो कैपिटल टी तो 2 पाई ओमेगा है मेरे पास, तो t/4 मतलब क्या हो गया ये चीज, t/4 मतलब 2 पाई/4 ओमेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं π/2 ओमेगा। तो π/2 ओमेगा अगर मैं पुट करता हूं xt में, तो t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा पुट करता हूं तो a cos ऑफ π/2 आ जाता है। तो a cos ऑफ π/2 दैट मींस xt इज 0 एट दिस टाइम t/4। तो xt इज 0 दैट मींस वो मीन पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग t/2 पुट करते हैं तो t/2 पुट करने पे ये जाएगा t इक्वल्स टू इतना है, तो t/2 पे ये हो जाएगा π/ओमेगा, दैट मीन्स अगर हम लोग यहां पर π/ओमेगा पुट करते हैं t पे, तो ये a cos ऑफ पाई होता है, a cos ऑफ पाई दैट इज -a। तो ये इस लोकेशन पे लोकेटेड है, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे इस तरह से लोकेटेड है। तो इस तरह से हम लोग पार्टिकल का जो पोजीशन है उसको इस फंक्शन से इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट इसके सेंट्रल पोजीशन। बाकी पोजीशन में भी हम लोग वैल्यू पुट करके इसकी पोजीशन को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि अभी कौन से पोजीशन पे है पार्टिकल। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और जिसका कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो भी इसके पैरामीटर्स हैं दैट इज a, ओमेगा, फाई, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी आने वाले समय में भी बातचीत करेंगे। अब इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफिकली अगर देखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो एक साइनसोइडल फंक्शन हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है हमारे पास xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, वेयर अभी हमने फाई को 0 कंसिडर किया है। तो एट t इक्वल्स टू 0 पे अगर देखें तो इसकी जो वैल्यू है, ये पार्टिकल t एट जो xt इक्वल्स टू a पे लोकेटेड है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं पार्टिकल की जो लोकेशन है वो xt इक्वल्स टू a पे, डिस्प्लेसमेंट उसका a, इस जो पोजीशन पे वो लोकेटेड है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें t इक्वल्स टू t/4 पे, ठीक है, तो इसका t अगर देखा जाए तो इसका t कितना है, दिस इज इट्स t। यहां से उसने स्टार्ट किया ऑसिलेशन, यहां से यहां पर वो वापस से इसी पोजीशन पे आता है, तो ये टोटल टाइम कितना है, दिस इज माई t। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली देख रहे हैं। तो t इक्वल्स टू 4 मतलब ये वाला लोकेशन हो गया, तो t इक्वल्स टू t/4 मतलब ये वाला लोकेशन हो गया जहां पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे लोकेटेड है, दैट इज x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पे x इक्वल्स टू 0 है, दिस इज t/4। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें दिस इज t/2 पोजीशन। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है दैट इज t/2, टाइम इक्वल्स टू t/2। तो t इक्वल्स टू t/2 पे हमने देखा ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम में है, दैट मीन्स पार्टिकल की पोजीशन -a पे है। तो इस तरह से हम लोग पार्टिकल के किसी भी पोजीशन को हम लोगों ने जैसे इससे पहले वाले इक्वेशन फॉर्म में देखा था, इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे हैं। तो ये इस तरह से एक साइनसोइडल फंक्शन, इस तरह का साइनसोइडल, बेसिकली ये वाला जो फंक्शन दिस इज कॉस फंक्शन,
ठीक है। तो साइनसोइडल फंक्शन मतलब ये अगर मैं फाई की कुछ और भी वैल्यू रखता जाऊंगा तो ये जो फंक्शन का जो नेचर होगा वो इस तरह का साइनसोइडल फंक्शन ही होगा। भले ये थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करेगा, वो कितना शिफ्ट करेगा, कैसे शिफ्ट करेगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग जो नेचर है, इस तरह से जो फंक्शन का नेचर होगा वो एक साइनसोइडल फंक्शन का इस तरह से नेचर होगा, और जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन से। तो इस तरह से हम लोग देखा, हमने ग्राफिकली भी हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके जो पैरामीटर्स हैं वो एक एक करके हम लोग इसमें बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिस ए टर्म। ये ए टर्म क्या है? तो दिस ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। जो भी एसएचएम हमारे पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज इस केस में हम लोग देखें तो दिस इज आवर मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0, और ये कहां तक पार्टिकल जाता है? x इक्वल्स टू a तक। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज a। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस a रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां पर हम लोग दो ग्राफ देख सकते हैं। एक एसएचएम हो रहा है 1, एसएचएम 1, दिस इज एसएचएम नंबर 1 जो कि ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं, और एसएचएम 2 है, दिस इज एसएचएम नंबर 2 जो कि हम लोग एक ब्लैक लाइन से शो कर रहे हैं। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि एसएचएम 1 का एम्पलीट्यूड अगर देखें एम्पलीट्यूड वाइज, तो एसएचएम 1 का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज लेस देन एसएचएम 2 का एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड देखें, एसएचएम 2 का जो एम्पलीट्यूड है वो यहां तक है, दिस इज बी। तो हम लोग देख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन इसका क्या है? दिस लाइन, दिस लाइन इज इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज बी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज बी। और उसी तरह से एचएम 1 का अगर देखें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए एंड ए इज लेस देन बी, दैट मींस बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस तरह से बाकी पैरामीटर्स हमने कांस्टेंट रखे हैं, ओमेगा, फाई, और ये सारी पैरामीटर्स हमने अगर कांस्टेंट रखी है तो इस तरह से हम लोग एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब ओमेगा और फाई क्या है वो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। अब हम लोग बातचीत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फेज। इसको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग को देखना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कॉस का, ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। ठीक है, और दिस फाई इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। अब इसका क्या रोल होता है वो हम लोग देखते हैं। सपोज दो एसएचएम है मेरे पास, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एसएचएम नंबर 4 है सपोज, और ये एसएचएम नंबर 3 है। ठीक है, दिस इज एसएचएम नंबर, ब्लैक वाला जो है दैट इज एसएचएम नंबर 4, और जो ब्लू वाला है दैट इज एसएचएम नंबर 3। तो इन दोनों में ओमेगा जो है दैट इज सेम, हमने ओमेगा को सेम रखा है और एम्पलीट्यूड को सेम रखा है, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो सेम, ताकि हम लोग फेज को समझ सके कि आखिर ये जो फेज कांस्टेंट है, सॉरी फेज कांस्टेंट को हम लोग समझ सके पहले कि फेज कांस्टेंट क्या है, इसलिए हम लोग ओमेगा दोनों केस में सेम रखा है। अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है जिसमें कि फेज जो दिया हुआ है -π/4, तो अगर हम लोग इसमें एसएचएम नंबर 3 के लिए अगर इक्वेशन लिखें, एसएचएम नंबर 3 का जो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखें, ठीक है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं a cos ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि इस केस में एसएचएम नंबर 3 के लिए जो फाई है दैट इज 0। ठीक है, उसी तरह से एसएचएम नंबर 4 का जो इक्वेशन लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, क्योंकि a और ओमेगा दोनों के लिए सेम है, दोनों एसएचएम के लिए a और ओमेगा इज सेम, एम्पलीट्यूड इज सेम, ओमेगा इज ऑल्सो सेम। ओमेगा क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एम्पलीट्यूड इज सेम एंड ओमेगा इज सेम, तो xt के लिए हम लोग लिख लेंगे a cos ऑफ ओमेगा टी, और फाई इसमें कितना दिया हुआ है -π/4, तो ये हम लोग -π/4 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहां फाई इज -π/4, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या हम लोग इन्फर कर पा रहे हैं? इससे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एसएचएम नंबर 4 है, एसएचएम नंबर 4 जो कि ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो π/4 से लैग कर रहा है एसएचएम नंबर 3 से। अब इसका लैग करने का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर हम लोग एसएचएम नंबर 3 की बात करें तो उसमें पार्टिकल इनिशियली क्या था? एक्सट्रीम पोजीशन में, ये पार्टिकल जो था वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था, लेकिन ये कहां पे था? जो ब्लैक वाला पार्टिकल इसको लैग कर रहा था, ब्लैक वाला पार्टिकल कहीं यहां पे रहा होगा, यहां से देख सकते हैं ये ए नहीं था इसके पास, एम्पलीट्यूड दोनों की सेम है,
मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दोनों के लिए सेम है, लेकिन पार्टिकल जो एसएचएम नंबर 3 में है, जो कि ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, और एसएचएम नंबर जो 4 है उसमें इनिशियली पार्टिकल यहां पे था। ठीक है, अब क्या होगा कि टाइम के साथ ये पार्टिकल तो वापस, ये जो एसएचएम नंबर 3 वाला पार्टिकल वो पीछे इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन ये एसएचएम नंबर 4 वाला जो पार्टिकल है वो पहले क्या करेगा, पहले वो यहां एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा, यहां से वो पहले एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। ठीक है, वो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, यहां से यहां तक एसएचएम नंबर 4 वाला जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर वो वापस आएगा, और पार्टी जो एसएचएम नंबर 3 है वो डायरेक्टली यहां से वापस जा रहा है। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है एसएचएम नंबर 4 वाला, वो 3 वाले पार्टिकल को लैग करेगा, वो उस 3 वाले पार्टिकल से वो लैग करेगा, और वो कितना लैग करेगा, ये π/4 रेडियन से लैग करेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है फेज का, यहाँ पे -π/4 है, मतलब वो उसके फेज को लैग कर रहा है। यहां देखो हमेशा ये इसको लैग कर रहा है, इनिशियली t = 0 पे ही देख सकते हैं, ये यहां पे था, और ये t = 0 पे जो एसएचएम नंबर 4 वाला जो पार्टिकल है, वो एसएचएम नंबर 4 वाला पार्टिकल यहां पर है और 3 वाला पार्टिकल यहां पे है, तो 4 वाला पार्टिकल 3 वाले को फॉलो कर रहा है, और वो उसके कितने पीछे है, हम लोग बोल सकते हैं कि π/4 रेडियन पीछे है, अगर हम लोगों को फेज कांस्टेंट जो है वो π/4 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसको इन्फर कर सकते हैं। धीरे धीरे ये चीज और भी क्लियर होती जाएंगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने ऑलरेडी डील कर रखा है। टाइम पीरियड हमने डिफाइन किया था 2π/ω। तो व्हाट इज दिस ओमेगा? दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इज 2π/ω। तो अगर टाइम पीरियड 2π/ω है, तो मैं ओमेगा को ऑल्टरनेटिवली लिख सकता हूं 2π/T। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो टाइम पीरियड से, क्योंकि 2π तो इस कांस्टेंट टर्म है, तो जिस ओमेगा का रिलेशन इज कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ऑन दिस टाइम पीरियड। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि दो एसएचएम हमारे पास दिया हुआ है, ये एसएचएम ए बोल दे ये ब्लू वाले को, और बी बोल देते हैं ये ब्लैक वाले को। तो ए वाले का अगर हम लोग देखें, ए वाले का देखें, तो ए वाले के जो टाइम पीरियड है, तो ए वाले का टाइम पीरियड हम लोग देख सकते हैं, दिस इज टाइम पीरियड फॉर ए। और वहीं पर बी वाले का टाइम पीरियड देखें, तो बी वाले का टाइम पीरियड यहीं पे खत्म हो गया, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर बी। तो टीए अगर हम लोग बात करें, तो टीए इज ग्रेटर देन टीबी, और टीए अगर ग्रेटर देन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा ऑफ ए इज लेस देन ओमेगा ऑफ बी, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है ओमेगा का टी के साथ। दिस इज कॉल्ड, दिस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का उतना कम होगा। अभी यहां पे जो 2π का टर्म इसलिए आया है क्योंकि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड है, दिस फंक्शन का जो टाइम पीरियड वो 2π रेडियन के टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज 2π रेडियन, क्योंकि एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टोटल 2π रेडियन कवर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो 2π रेडियन से संबंध है। इसीलिए हम लोग जो ओमेगा का जो फंक्शन आया, क्योंकि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जिसको कि हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो ये जो फ्रीक्वेंसी था वो इनवर्स रिलेशन था उसका टाइम पीरियड के साथ। उसी तरह से जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये एक कंप्लीट 2π रेडियन कवर करने का टाइम है, इसलिए इसको हम लोग 2π के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2π/t के टर्म्स में। ठीक है, जिसका कि टाइम पीरियड के साथ सीधा सीधा संबंध होता है। और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी दो ग्राफ को हम लोग देख के बता सकते हैं, या फिर किसी भी दो ऑसिलेशन को हम लोग देख के बता सकते हैं कि किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसका टाइम पीरियड कम है या फिर ज्यादा है। इस तरह से हम लोग रिलेशन उसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करना चाहें, तो हम लोग को विजुअलाइजेशन जो है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। हम लोग इस चीज को जो xt = a cos ωt + phi है, इसको और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके हर एक पैरामीटर्स को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। सपोज मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं और उसमें इस तरह से एक पत्थर बांध देता हूं। एक स्ट्रिंग में मैंने एक पत्थर बांध दिया है और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से घुमाता हूं। हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब क्या? ऐसा प्लेन जो कि जो भी हमारा अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल हो कोई प्लेन, ठीक है। उस प्लेन में ही मेरा इस तरह से स्टोन रहे, इस तरह से, ठीक है। इस प्लेन में, वर्टिकल नहीं, ये वर्टिकल सर्कल हो गया। वर्टिकल सर्कल की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल सर्कल। दैट मींस ये जो स्टोन है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही रहे,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट ओमेगा। ठीक है, अब इसका अगर ये मैं परफॉर्म करूं एक वॉल के सामने में, ठीक है, और वॉल के सामने, वॉल में मैं अगर इमेज देखूं इस चीज का, तो वॉल में जो इमेज मुझे दिखेगी वो क्या दिखेगी कि एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन दिखेगा जिसमें कि जो भी हमारा स्टोन है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू प्लस ए से लेके माइनस ए तक ऑसिलेट करता हुआ मुझे नजर आएगा, मुझे इस तरह का। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन मुझे वॉल में इस तरह से नजर आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक सर्कल में इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो यही मेरे पास ये जो सर्कल है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये मेरे पास सपोज दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं इस जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से। अभी यहां पे सपोज t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, किसी भी पोजीशन p पे है इस सर्कल में, और t इक्वल टू सपोज स्मॉल t पे ये इसका जो पोजीशन है दैट इज p डैश, दैट इज अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो ये जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी ओमेगा t। ये अगर ओमेगा t है तो मैं बोल सकता हूं इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा, वो कितना होगा। अभी t इक्वल्स टू t पे अगर हम लोग बोले जो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस होगा या फिर प्रोजेक्शन ऑन वॉल होगा वो कितना हो जाएगा, कहीं इस पोजीशन पे रहा होगा, और ये जो डिस्टेंस है यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नथिंग बट सपोज इस पॉइंट को मैं q बोलता हूं, दिस ओ क्यू, और यही ये ओ क्यू लेंथ है। ठीक है, दिस ओ क्यू कितना हो जाएगा, ये हम लोग ध्यान से देखें तो सपोज ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज a, दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज a सपोज, तो इसका जो प्रोजेक्शन हो जाएगा दैट इज ओ क्यू, दैट इज नथिंग बट ओपी डैश का कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो हमने पढ़ाई है, इसका प्रोजेक्शन ओपी डैश का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस यही तो हो जाएगा ओपी डैश कॉस ऑफ, एंड दिस ओपी डैश इज नथिंग बट माई ए एम्पलीट्यूड एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से हम लोग इक्वेशन को विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमने ये जो डिराइव किया है ये सही मायने में ऐसा इस तरह के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक साइनसोइडल फंक्शन को हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ये इस तरह के फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी यहां पे हम लोग फाई को हम लोग और अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं जिसको हम लोग फेज कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखें तो t इक्वल्स टू 0 पे इसका जो फेज था, t इक्वल्स टू 0 पे ये कहां पे था, दिस वाज एट t इक्वल्स टू 0 पे एंड दिस वाज एट t इक्वल्स टू t पे। तो t इक्वल्स टू 0 पे उसके पास जो एंगल था, इसको अगर हम लोग x एक्सिस से रेफरेंस एंगल बोलते हैं, x एक्सिस को हमने रेफरेंस लिया हुआ है, तो इसका जो एंगल बना रहा था वो फाई एंगल बना रहा था। तो हम लोग बोल देंगे दिस फाई इज द फेज कांस्टेंट, फाई इज द फेज कांस्टेंट ऑफ दिस SHM। ठीक है, होना चाहिए था अगर फाई 0 कब होता, फाई 0 तब होता जब ये P पॉइंट इस पॉइंट पे लोकेटेड होता है। दैट मीन्स मेरा जो पार्टिकल इनिशियली x इक्वल्स टू a पे होता, x इक्वल्स टू a पे होता तो मेरा फाई 0 हो जाता, उस केस में फेज कांस्टेंट उस केस में 0 हो जाता। लेकिन इस केस में फेज कांस्टेंट 0 नहीं है, एट t इक्वल्स टू 0 वो किसी पोजीशन पे है, वो उसके पास कुछ फाई है, उसके पास कुछ फेज कांस्टेंट है। तो इसलिए ये इस तरह से हम लोग फेज कांस्टेंट को भी एक फील ले सकते हैं कि फेज कांस्टेंट क्या है एक्चुअल मायने में। तो इसी बेसिस पे हमें एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 14.4 जो एनसीईआरटी बुक का है, उसमें दिया हुआ है द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स टू सर्कुलर मोशन, दो सर्कुलर मोशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स। ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर। तो जो रेडियस का एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर है उससे हम लोगों को इसका SHM का इक्वेशन इस तरह से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हमने देखा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो सपोज मैं पहले वाले की बात करूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो 1 की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड में जो दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा मैं निकाल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट 2π/4, 2π/t से हम लोग ओमेगा इसका निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड इसमें a दिया हुआ है, और अगर हम लोग फेज की बात करें, फेज कांस्टेंट की, तो फेज कांस्टेंट स्टार्टिंग एट t इक्वल्स टू 0, यहां से देख सकते हैं दिस इज 45 डिग्री। तो फेज कांस्टेंट विल बी यहां पे 45 को हम लोग π/4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 45 डिग्री को। तो इसका एक इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसमें a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फॉर्मेट में हम लोग जनरली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे a इज a cos ऑफ ओमेगा इज 2π/4 दैट इज π/2 इंटू t एंड फाइव इज व्हाट, फाइव इज माई प्लस π/4। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड की बात करें
तो सेकंड में अगर हम लोग टाइम देखें, टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड, तो टाइम से हम लोग अगर 30 सेकंड है तो ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं 2π/t से 2π/30, दैट इज इक्वल टू π/15, दिस इज माई ओमेगा। ठीक है, और यहां से हम लोग देख सकते हैं एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ है वो मुझे b दिया हुआ है, b इज माई एम्पलीट्यूड इस केस में। और यहां से हम लोग अगर इक्वेशन लिखना चाहे फाई मुझे चाहिए होगा, तो फाई मुझे कितना दिया हुआ है, फाई हम लोग देख सकते हैं यहां से 90 डिग्री दिया हुआ है, दैट इज π/2। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ए की जगह a cos ओमेगा टी प्लस फाई इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। a इज यहाँ पे b दिया हुआ है, cos ऑफ ओमेगा टी, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो ओमेगा सेंस ऑफ रोटेशन है ये ऑपोजिट हो गया है। तो सेंस ऑफ रोटेशन हम लोग जो काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है उस सेंस को हम लोग पॉजिटिव रोटेशन पॉजिटिव लेते हैं, ओमेगा इज पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन है इसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस केस में यहां पे हो जाएगा माइनस ओमेगा दैट इज π/15t, ये माइनस हो गया, प्लस π/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b cos ऑफ माइनस π/15t प्लस π/2। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b cos ऑफ π/2 माइनस π/15 इंटू टी। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं b cos ऑफ π/15t माइनस π/2, या साइन के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है, इसलिए हम लोग इसका जो नेगेटिव अंदर जो आर्गुमेंट है उसको नेगेटिव करके हम लोग लिख सकते हैं। वो हम लोग बाद में इसको हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा रहा तो कॉस इज एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन में इस तरह के आर्गुमेंट्स को हम लोग माइनस या प्लस करके लिखे, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। इस पर एक हम लोग माइनस साइन भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग इसमें एक ओमेगा के साथ माइनस साइन यहाँ पे लेके आए हैं। अब अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो xt हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो ओमेगा का टर्म्स बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा, और कॉस का अगर डिफरेंशिएट करें तो दैट इज माइनस साइन, तो माइनस एक बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस तरह से एक बार डिफरेंशिएट करके इसका हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज क्वाइट सिंपल, और इसके डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो जो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ए ओमेगा, क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज ए ओमेगा। तो इस तरह से इसके मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी को। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास आ जाता है, इसको हमको और एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो माइनस ए ओमेगा, अब साइन वाले फंक्शन को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, साइन वाले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा एक बार बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और साइन को डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास रिलेशन निकल के आ जाता है। सबसे पहले तो बात है कि जो एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, AT की जो मैक्सिमम वैल्यू की मैं अगर बात करता हूँ, मॉड लेता हूँ, तो दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। जब ये जो कॉस की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी। ठीक है, यहां से हम ध्यान से देख रहे हैं, दिस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टी, जो कि हमने बात किया था। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने बात किया था कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की इस तरह से हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा है, और एक जो कांस्टेंट है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस माइनस का क्या मतलब हो गया कि अगर हम लोग फोर्स के टर्म्स में बात करें तो फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स में अगर बात करें दिस इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टी, दिस इज माई फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड, ये जो फोर्स है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स टी।
मतलब एक्स टी अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स नेगेटिव है, एक्स टी अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो गया। अगर हम लोग इसको एसएचएम के टर्म्स में देखें, दिस इज मीन पोजीशन, तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में दिस इज पॉजिटिव एक्स ना, ए से इधर माइनस है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज फोर्स इज नेगेटिव और इस डायरेक्शन में फोर्स इज पॉजिटिव। तो एक तरह से इसको हम लोग ये जो फोर्स है इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस फोर्स इज ए रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो फोर्स है अगर हम लोग एक्स टी इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स दिस मीन पोजीशन पे द फोर्स इज जीरो, दैट एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो। यहां से हम लोग देख सकते हैं एक्स अगर जीरो पुट करते हैं, एक्स टी इज जीरो, देन माई एफ इज ऑल्सो जीरो। दैट मीन्स ये जो मीन पोजीशन है यहां दिस इज माई इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्वेशन के हिसाब से दिस इज माई इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो ये द मीन पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बहुत सारे इंफरेंस हम लोग इस तरह से इसमें निकाल सकते हैं दैट द फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन इज जीरो मीन पोजीशन पे, दैट्स व्हाई इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जो एक्सेलरेशन हमारे पास जो हमने पहले हमने स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इस तरह से प्रोपोर्शनल आ जाता है। अच्छा, यहां से एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि जनरली हम लोग जो फोर्सेस रहते हैं उसको जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम बात करें तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी मेरा एक जनरल रिस्टोरिंग फोर्स को, ठीक है, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स मतलब यही हो गया कि वो एक्स, जो एक्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा फोर्स जो कि एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्स पॉजिटिव हो तो जो फोर्स है दैट इज नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है तो फोर्स इज पॉजिटिव। तो इस टाइप का जो फोर्स हमारे पास है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये एक जनरल हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स को जनरल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस के दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा इज रूट ओवर के बाई एम। इसका हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहां पे इसका यूज करते हैं और कैसे इसको हम लोग यूज में इसको बेसिकली हम लोग लेके आते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम, या हम लोग सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स को हमने कंपेयर कर दिया ये जो हमारे पास एसएचएम में जो हमारे पास फोर्स है उसके साथ हमने इसका कंपेयर किया है। तो हमने देखा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था एक्स टी दैट इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यहां से हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए अगर फाई को जीरो पुट करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो मेरे पास आ जाता है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं एक बार एक्स टी को डिफरेंशिएट करके, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर हम लोग कंसिडर करें एक मोशन को, एक एसएचएम मोशन को कंसिडर करते हैं, और ये सपोज मेरे पास मीन पोजीशन है दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो, और पार्टिकल इस एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड इज प्लस ए से माइनस ए तक अगर एसएचएम इस तरह से करता है, तो अगर हम लोग कुछ इसमें पॉइंट्स को देखें तो इस डायरेक्शन में x इज ऑलवेज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में x इज नेगेटिव, क्योंकि ये जो x इक्वल टू जीरो वाली लाइन है दैट इज माय इक्विलिब्रियम लाइन या मीन पोजीशन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में x इज पॉजिटिव। ठीक है, जब भी x पॉजिटिव मतलब यहां से यहां तक x इज अगर पॉजिटिव तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फंक्शन हमने निकाला था दैट वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स टी, इस तरह का फंक्शन हमने निकाला था। ठीक है, डिराइव करके डिफरेंशिएट करके, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ एक्स टी, सम एम्पलीट्यूड दैट इज ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स टी। तो यहां पे जो माइनस साइन है ये माइनस साइन दिखाता है कि जहां पे भी एक्स विल बी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। यहां से यहां तक अगर बात करें, इस यहां से यहां तक एक्स अगर मेरे पास पूरा नेगेटिव है दैट मीन्स मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक अगर बात करें तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियली हम लोग देखते हैं पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x इक्वल्स टू a, दैट मीन्स वो इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे। अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां से लेके मीन पोजीशन तक, इसकी यहां से लेके मीन पोजीशन नहीं, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी इसकी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, जब तक वो प्लस a से माइनस a तक नहीं चला जाता है तब तक इसकी वेलोसिटी इज नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक दैट मीन्स पार्टिकल का पोजीशन x इक्वल्स टू a से माइनस ए तक, देखते हैं वेलोसिटी इज नेगेटिव। वो यहीं पे रिप्रेजेंट करा है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, इस यहां से लेके पार्टिकल की
पोजिशन x इक्वल टू माइनस ए के प्लस ए से माइनस ए तक जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज नेगेटिव। अब यहां से जब वापस ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ जब ए तक भी पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज माइनस ए से ए तक, तब इसकी वेलोसिटी है दैट विल बी पॉजिटिव। तो इन सारी चीजों को हम लोग ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं और इसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने देखा कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स आता है वो फोर्स का टर्म मेरे पास कैसा आता है, ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने देखा था, ये हमारे पास क्या आ गया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें तो एम एफ इक्वल टू एम ए से हमने इसका फोर्स का इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे चर्चा किया कि दिस फोर्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स इज नेगेटिव, एफ अगर एक्स नेगेटिव है तो फोर्स इज पॉजिटिव, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं, जैसे कि अगर हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें तो उसमें भी हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक स्प्रिंग है और इसमें हमने एक मास अटैच किया हुआ है, और अगर हम लोग इसको एक्स यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, एक्स मान लो हमने इसमें डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी एक तरह का एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक है, ये मास समझ लो ये अर्थ सरफेस में इस तरह से रखा हुआ है, और यहाँ पे दिस इज फ्रिक्शनलेस। सपोज हम लोग फ्रिक्शन की भी बात करेंगे बाद में, सपोज इस केस में हमने फ्रिक्शनलेस सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम किया है। तो अगर हम लोग इसको सपोज दिस इज नेचुरल पोजीशन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x तक हमने इसको अगर डिस्प्लेस करते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स का जो रिलेशन आता है दैट इज इक्वल टू f इक्वल टू माइनस के एक्स। जितना ज्यादा x बढ़ता जाएगा, फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर हम लोग जो भी एसएचएम का हमने इक्वेशन लगाया है वो अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखें, तो f इक्वल टू माइनस के एक्स से अगर हम लोग कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन से, तो हम लोग देख सकते हैं यहां से दैट k दैट इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी हम लोग जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में अगर हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम से डील कर रहे हैं, या फिर इन जनरल जो भी रिस्टोरिंग फोर्स जो रहता है उसको हम लोग f इक्वल टू माइनस के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो जो k की जो वैल्यू है हम लोग इस तरह से कंपेरिजन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करें, सो दिस कम्स आउट टू बी रूट ओवर के बाई एम, जो कि हम लोग ऊपर इक्वेशन से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो फोर्स को हम लोग, जो भी फोर्स लॉ है उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है वो हम लोगों को, अगर हम लोग को स्प्रिंग मास सिस्टम दे दिया है तो स्प्रिंग मास सिस्टम के टर्म्स में भी हम लोग इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के पता हो तो एक सवाल हम लोग इसी के ऊपर देख लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जांपल नंबर 14.6 है अपने एनसीईआरटी बुक का। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, दो स्प्रिंग इस तरह से लगे हुए हैं और इस तरह से एक मास हमारे बीच में लगा हुआ है, और दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, और मास है जो इस ब्लॉक का मास है दैट इज m। शो दैट व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन वन ऑन ईदर साइड इट एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर माइनस के एक्स वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर इस तरह का फॉर्मेट का फोर्स होगा तो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी विथ ओमेगा कितना, ओमेगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम से। तो अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, सपोज दिस इज माई मीन पोजिशन एक्स इक्वल टू 0, तो अगर सपोज मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, इसको मैं साइड ए बोल देता हूं, स्प्रिंग ए बोल देता हूं, एंड दिस इज माई स्प्रिंग बी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया यहां से यहां तक, एक्स अगर मान लो डिस्प्लेस करते हैं। अगर मैं ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूं इस पोजीशन पे, ठीक है, सपोज यहां पे मैंने डिस्प्लेस किया हुआ है, अभी जो ए वाला स्प्रिंग है, ए स्प्रिंग क्योंकि वो एक्सटेंड हुआ है तो वो चाहेगा इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचना, और कितने से खींचेगा वो, के एक्स से खींचेगा, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस के, तो के एक्स से अपनी तरफ ही खींचना चाहेगा। और बी स्प्रिंग तो दब चुका है ना, दब चुका है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर ये दबा हुआ है दैट मींस इसका जो फोर्स लगाएगा वो ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है के एक्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ने, ये एम मास का ब्लॉक है, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में इसमें फोर्स अप्लाई किया, और इसको हम लोग अगर इक्विवेलेंटली बनाएं तो इस मास में टोटल इस डायरेक्शन में 2kx फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस f, अगर हम लोग पार्टिकल को x डिस्प्लेस करते हैं तो
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया है किधर, इस डायरेक्शन में, एक्स हमने डिस्प्लेस किया है इस डायरेक्शन में, और हमें फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रहा है, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स है और उसकी वैल्यू कितनी है, -2kx। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ओमेगा लिखना चाहेंगे, ओमेगा, तो ओमेगा होता है √k/m। ठीक है, तो या फिर हम लोग डायरेक्टली इससे कंपेयर करें, m ओमेगा स्क्वायर से, m ओमेगा स्क्वायर से डायरेक्टली मैं 2k को कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास जो ओमेगा जो आएगा दैट विल बी 2k/m। यहां से भी देख सकते हैं अभी k जो है वो मेरे पास 2k हो चुका है, तो ओमेगा को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं √k/m में 2k/m। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें जो स्प्रिंग की कांस्टेंट दी हुई है और मास दी हुई है, तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फिर ये स्प्रिंग अगर हमने x डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है तो फिर स्प्रिंग जो है वो इस तरह से SHM परफॉर्म करेगी। और अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0 है, तो ये SHM परफॉर्म करती रह जाएगी लाइफ टाइम। एक साइनोसोडल फंक्शन उसमें आएगा दैट इज a cos ओमेगा t प्लस फाई के फॉर्मेट में, वो इस तरह से ऑसिलेट करता रह जाएगा ये स्प्रिंग। अब हम लोग अगर एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की यहां पर मैं बात कर रहा हूं टोटल एनर्जी में। ठीक है, तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं, दिस इज सिंपल ½ mv²। ठीक है, तो कोई एक पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है और जिसका कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है, हमने देखा था कि इसको एक बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये वेलोसिटी का टर्म हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी ½ × m × v² विल बी a² ओमेगा² साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा मेरे पास a² ओमेगा² m/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग देख सकते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू m/2 a² ओमेगा²। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos 2θ/2। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 - cos 2θ/2 के टर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 - cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस 2 फाई होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इस चीज की अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखना चाहूं तो देख सकते हैं यहाँ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा। अगर xt ऑसिलेट कर रहा है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर का जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 ओमेगा। बिकॉज ये जो वन यहाँ पे आया ना, 1 दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो इससे हमें इससे बस मीन पोजीशन चेंज होने वाला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का अगर ऑसिलेशन की बात करें, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर हम लोग बोले तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज अ पीरियोडिक काइनेटिक एनर्जी इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और उसका जो ओमेगा है दैट इज 2 ओमेगा। तो ओमेगा जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज 2 ओमेगा। तो अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू, हम लोग जो टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, 2π/ω। ठीक है, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड इज 2π/ω, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा 2π/2ω दैट इज इक्वल टू π/ω। तो जो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये t/2 है, और टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज t। ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड है और ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड है। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी, जो क्योंकि देख सकते हैं ये 2 ओमेगा है और ये ओमेगा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 ओमेगा। तो इसलिए उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कोई भी फोर्स F = -kx फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, ½ फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। और हमने यहां पे देखा दैट माई k इज इक्वल टू व्हाट, तो हमने देखा था ओमेगा दैट इज इक्वल टू √k/m। तो k जो है दैट इज इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो फोर्स है हम लोग अगर डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इंटू एक्स ऑफ टी, इस तरह से हमने फोर्स डिफाइन किया है। अगर ये मेरे पास फोर्स है एसएचएम के लिए, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करेंगे हाफ इंटू के इंटू एक्स टी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहां पर के की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर एम इंटू एक्स टी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास आ जाता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एम, यहां निकाल दे सपोज, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से भी देख सकते हैं, इसको भी हम लोग अगर देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू है वो भी एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 ही है। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर हम लोग देखें, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को अगर हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा के टर्म्स में लिखें, कॉस 2 थीटा बाई 2 इस टर्म्स में लिखेंगे, तो इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो डबल हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी की भी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 ओमेगा हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की भी जो हमने ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो 2 ओमेगा थी, और पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू वो भी दोनों सेम ही है। तो इस तरह से अगर हम लोग दोनों का अगर एनालिसिस करें, तो अगर हम लोग लिखते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लिख रहा हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ गया था, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इंटू यह आ गया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इस फॉर्मेट में आया था। और पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी तो वो आ गया था एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये मेरे पास आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे को मैं अगर थीटा बोलता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म अंदर आ जाएगा, और वो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से मैं देख सकता हूं टोटल एनर्जी किसी भी टाइम पे अगर हम लोग बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, टोटल एनर्जी बोल रहा हूं, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी समझ रहे हैं यहां पे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की ये वैल्यू निकल के आती है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम लोग कोई भी एक सपोज एसएचएम का एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक स्प्रिंग हमने लिया है और एक स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरह से हमने कंसिडर किया है, वेयर म्यू इज 0, फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है दैट इज 0, और के इस तरह से हमने ज्यूम करते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, एक्स डिस्प्लेस करके एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एसएचएम का अगर एनालिसिस करते हैं तो किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, अगर वो प्लस ए से माइनस ए तक अगर ऑसिलेट करता है इस डायरेक्शन में, इस तरह से ऐसा ऐसा, तो किसी भी मोमेंट पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हमें हमेशा कंजर्व रहेगी, वो हर एक इंस्टेंट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कन्वर्ट होगी, और किसी इंस्टेंट में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो लेकिन जो दोनों का सम होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी कंजर्व्ड। और यहाँ पे कंजर्व रहने का एक और भी कारण ये है क्योंकि ये जो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स फॉर्मेट में जो फोर्स हम लोग लिखते हैं, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स, सो दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में हम लोग इस तरह का मोशन का स्टडी कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर हम लोग फ्रिक्शन को हटा चुके हैं, फ्रिक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर हम लोग मोशन का स्टडी कर रहे हैं तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट शुड रिमेन कंजर्व्ड। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऐसे सिस्टम्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं और उनका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर रखी है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और सपोज इसका मास इज m, और इसको अगर हम लोग इस तरह से कुछ x डिस्प्लेस कर देते हैं, ये सपोज इसका मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको हम लोग इस तरह से डिस्प्लेस कर देते हैं
एक्स डिस्प्लेस किया तो ये एस एच एम परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ माइनस के एक्स, और हम लोगों ने एस एच एम का जो मोशन है उसमें हमने डिफाइन किया था एफ दैट इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स टी। ठीक है, तो ये इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, और हमने इसके बाद डिराइव भी किया था दिस जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन बाई रूट ओवर के बाई एम। तो इस तरह का जो सिस्टम है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम अगर हम लोग बोले एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इस तरह से हमने रखा और उसको कुछ डिस्प्लेस कर दिया, तो बिकॉज ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स हम एक एसएचएम का इक्वेशन इस तरह से इसमें इसके लिए लिख सकते हैं। मतलब वो एक एसएचएम परफॉर्म करेगा, और ये जो फोर्स है क्योंकि एक स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की भी हमने बातचीत की थी। तो इस तरह से हम लोग स्प्रिंग का जो मोशन है उसको एज एसएचएम हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे बुक एनसीईआरटी की बुक में है। 5 kg कॉलर इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन मीटर। तो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि एक कॉलर की जगह एक हम लोग ब्लॉक समझ लेते हैं। ये है ब्लॉक दैट इज ऑफ मास, इसका है 5 kg। ठीक है, 5 kg का इस तरह से मास किया दिया हुआ है, और इसको डिस्प्लेस किया गया है मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर में। मतलब इसका हम लोग सीधा सीधा समझ लेते हैं कि इसको इधर 10 सेंटीमीटर इस तरह से डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, वो ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। दैट इज, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 0.1 मीटर। 0.1 मीटर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन। यहां से एक बार करके हमने छोड़ दिया तो वो 0.1 मीटर जो होगा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इज व्हाट माय दिया हुआ है मुझे 500 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमने देखा था जो ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दैट इज गिवन बाय रूट ओवर के बाई एम। तो यहां से अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं, टाइम पीरियड में बोलता हूं 2 पाई बाई ओमेगा, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, दैट इज 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। तो इस तरह से सारे वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, तो इस तरह से हम लोग इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट में पूछा गया इसका द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड, जो हमने स्पीड की जो इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो जो मैक्सिमम स्पीड है दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वो हम लोग देखेंगे दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, ओमेगा ए और सम फंक्शन उस तरह से आ जाता है, वेलोसिटी का फंक्शन साइन फंक्शन आता है। उसी तरह से सी पार्ट में बोला गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने देखा था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी हमने निकाल रखा था। जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी हमने देखा था, दैट वाज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू एक्स ऑफ टी, इस तरह से फंक्शन आया था। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी में ए ऑलरेडी आ जाएगा। तो एक्स ऑफ टी अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी, अगर इसको एक्स ऑफ टी पुट करेंगे तो क्या हो जाता है, एक्स ऑफ टी में ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इस तरह का फंक्शन था, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर पूछ रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओमेगा हमने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट किया है, ओमेगा रूट ओवर के बाई एम से, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0.1 मीटर। तो ये वाली मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाली वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे, और ये देखेंगे कि ये किस तरह से एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो पेंडुलम हम लोग समझते हैं, सिंपल पेंडुलम। उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिंग होती है, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक बॉब को इस तरह से लटकाते हैं। तो हम लोग ये सिंपल पेंडुलम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग मासलेस स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, मासलेस। और ये जो यहाँ पर इस तरह से मास, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, और बॉब को इस तरह से हम लोग इस मासलेस स्ट्रिंग में इस तरह से लटका के रखते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अभी फिलहाल सिंपल पेंडुलम में ये मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, और ये एक बॉब है जिसकी मास m है, वो हम लोग इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें इक्वेशन इसका डिराइव करके देखेंगे कि इसको हम लोग एसएचएम के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, इस तरह से वो ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करता है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सपोज मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया और यहाँ से इसको थीटा एंगल इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर फोर्सेस की बात करें तो हम लोग फोर्सेस को यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू mg। अगर हम लोग इसको दो डायरेक्शन में स्प्लिट करते हैं, कंपोनेंट इसका लेते हैं, एक तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग,
ठीक है, वो along द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ये, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, दैट मीन्स ये। तो इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर हम लोग इस mg को अगर तोड़ते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहां से, अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो भी ये वर्टिकल के साथ ये भी एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है F परपेंडिकुलर, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, इस स्ट्रिंग के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। और एक लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, तो वहां अलोंग द स्ट्रिंग में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा, तो हम लोग लिखना पड़ेगा, अगर टेंशन T है स्ट्रिंग में तो T माइनस mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन r। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमारे पास निकल के आते हैं। तो इसके जगह पे फोर्स एनालिसिस करने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसका टॉर्क एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ताकि हमें इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ डील ना करना पड़े। तो अगर हम लोग यहां से इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखें, इस पॉइंट के बाद, सपोज दिस इज पॉइंट P के बाद अगर हम लोग टॉर्क लिखें इस पे, तो टॉर्क लिखने में इस पॉइंट के बाद हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है, हिंज फोर्स, जो कि गायब हो जाएगा और हमें हिंज फोर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग टॉर्क इस पॉइंट के बाद लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट पॉइंट P इंटू अल्फा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल टॉर्क इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहां से अगर टॉर्क देखें mg का, तो दिस इज नथिंग बट mg sin थीटा इंटू L बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। mg sin थीटा यहां से लग रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका लेंथ है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज L, ठीक है। दिस इज mg sin थीटा का ये कंपोनेंट इंटू L, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो mg sin थीटा इंटू L। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट पॉइंट P, तो हमने क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसको मासलेस कंसीडर किया है, तो इसका कुछ भी नहीं आएगा, बस एक मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से L दूरी पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, इंटू अल्फा। तो अल्फा मैं बोल सकता हूं यहां से, अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस अल्फा L से ये भी L कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा दैट इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं G बाई L साइन थीटा, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, वो उसको इस डायरेक्शन में यहां पे लेके आना चाहेगी, इसलिए ये जो टॉर्क है ये हम लोग नेगेटिव साइन के साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे। दिस टॉर्क इज नेगेटिव, क्योंकि एक रिस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींच के लाना चाह रही है, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स की हमने बात की F इक्वल्स टू माइनस kx, उसी तरह ये इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींच के लेके आना चाह रही है, इसलिए ये जो टॉर्क है ये नेगेटिव टॉर्क के साथ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सिंपल इसी फॉर्मेट में रहने दें तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी अल्फा मेरे पास आया दैट इज माइनस जी बाई एल साइन थीटा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन थीटा। अगर मेरे पास ये जो थीटा है इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। हम लोग थीटा जो है यहां पर रेडियन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर थीटा इन रेडियन इज स्मॉल, अगर ये थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। ऐसा नहीं बोलना है कि साइन 1 डिग्री इज 1, तो साइन 1 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1, नहीं, हम लोग रेडियन में बात कर रहे हैं। ये जो थीटा है इज इन रेडियन, अगर थीटा रेडियन में बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। तो अल्फा मेरे पास इस तरह से आ जाएगा माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं ये भी एक तरह से एसएचएम का इक्वेशन आ गया, क्योंकि ये जो ओमेगा है, अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसमें से अगर हम लोग देखना चाहें तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन हम लोग क्या लिखते हैं, दिस विल बी दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज रूट ओवर जी बाई एल। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमने देखा ओमेगा जो हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू रूट ओवर जी बाई एल। अगर हम लोग इसका टाइम पीरियड लिखें, टाइम पीरियड हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन विल बी 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का
रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेंथ L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड दैट वाज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, तो यहां पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये लेंथ हमें पूछा गया है विच टिक्स सेकंड, जो एक सेकंड में इस तरह से टिक करता है। तो एक बार टिक टिक, जब 2 बार टिक होती है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। तो टिक 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 टिक, जो 2 बार पहुंचा तो वो जो टाइम पीरियड इसका हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में एक बार टिक करता है तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 2 सेकेंड। तो यहां से हम लोग अगर 2 सेकेंड यहां पर पुट करते हैं तो ये जो 2 सेकेंड है दैट विल बी इक्वल टू 2π√L/g। और यहां से हमें सारी वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, l की वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो 4 दैट इज इक्वल टू 4π² इंटू L/g को अगर हम लोग g पुट करते हैं सपोज यहां से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो l की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू g/π²। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, π² इज ऑलमोस्ट 10 और g इज ऑलमोस्ट 10, तो लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका किसी भी पेंडुलम का लेंथ को। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक पोर्शन में डैम्पिंग की। तो ये डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग एक्चुअल मायने रियल लाइफ में अगर हम लोग देखा जाए तो कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, मतलब उसको कुछ एक्स हम लोग अप्लाई करते हैं, उस पर कुछ डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो वो अगर कोई भी डैम्पिंग ना रहे, कुछ भी डैम्पिंग ना रहे, तो वो उसी तरह से ऑसिलेट करता रह जाएगा जिंदगी भर। ठीक है, वो कभी रुकेगा ही नहीं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर हम लोग कुछ डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वो ऑसिलेट करता करता टाइम के साथ वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस डैम्पिंग फोर्स की वजह से। अब ये डैम्पिंग फोर्स को हम लोग मैथमेटिकली कैसे मॉडल करेंगे? तो डैम्पिंग फोर्स को काइंड ऑफ हम लोग सपोज एयर ड्रैग है मेरे पास, एयर ड्रैग, तो इसको हम लोग एज अ फ्लूइड ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एयर इज अ फ्लूइड। तो इसकी डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, लेकिन ये जो एज अ फ्लूइड हम लोग इसको मॉडल कर सकते हैं। और इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग, दैट इज गिवन बाई -b इंटू VT। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है। VT इज द वेलोसिटी। हमेशा जो फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्यों होगा ये सब सारा हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और ये जो B है दैट इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। और नेगेटिव साइन ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगेगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, सपोज इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दैट मींस इसका जो फोर्स लगेगा, डैम्पिंग फोर्स इस ब्लॉक पे, दैट इज और इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये नेगेटिव साइन का वो सिग्निफिकेंस है। B इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और क्योंकि डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, हम लोग इस तरह से डैम्पिंग फोर्स को मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस सपोज एक स्प्रिंग ब्लॉक विथ डैम्पिंग अगर हम लोग लिखना चाहें, सपोज हम लोग विदाउट डैम्पिंग लिखते थे, तो विदाउट डैम्पिंग हम लोग क्या लिखते थे? F दैट इज इक्वल टू -kx, ये तो लिखते थे। किसी भी टाइम पे जो फोर्स होगा वो दैट विल बी इक्वल टू ऑन दिस मास दैट विल इक्वल -kxt। अब डैम्पिंग भी ऐड करें तो -b इंटू VT लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो दिस नेट फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज इक्वल टू -kxt -b इंटू VT। अच्छा, एक चीज और, xt हमारे पास है, VT इज व्हाट? VT इज dxt/dt, ये हमें पता है। और AT एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू d²xt/dt², ये भी हमें पता है। तो अगर हम लोग ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है m इंटू d²xt/dt² दैट इज इक्वल टू -kxt -b इंटू dx/dt। तो यहां से देख सकते हैं एक हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ गया। तो अगर अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो ये इक्वेशन सॉल्व करने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए यहां इसके बाद हम लोग सीधे रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये सारे चीज जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्लास 12th में आप लोग आराम से पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ हायर मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, जो कि इंजीनियरिंग में जाके पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर ये सेक्शन आता है, जिसमें हम लोग जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो भी सपोज एक कोई मैकेनिकल इंजीनियर वो एक कार डिजाइन कर रहा है, तो कार डिजाइन कर रहा है तो उसमें डैम्पिंग का एनालिसिस वो करेगा, उसमें उसके जो शॉकअप्स हैं वो डिजाइन करने के लिए वो इस तरह से डैम्पिंग मोशन का इस तरह से हम लोग उसको मॉडल कर सकता करेगा मैथमेटिकली। तो ये सारी चीजें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं, अलग अलग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में इसको पढ़ाया जाता है।
तो हम लोग इसको सॉल्व करने के तरीके पे नहीं जाएंगे, सॉल्व करना आप लोग आराम से 12th क्लास या हायर मैथमेटिक्स में सीखेंगे। तो इसका रिजल्ट अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो xt यहां से सॉल्व क्या आता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली सॉल्यूशन जो है वो ये निकल के आता है, xt इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस bt बाई 2m cos ऑफ ओमेगा डैश टी बाई 5, ओमेगा डैश टी प्लस 5। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो जिसमें डैम्पिंग नहीं थी उसका xt क्या आता था, xt हमारे पास था a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये विदाउट डैम्पिंग वाला है, ये विदाउट डैम्पिंग और ये विथ डैम्पिंग। तो हम लोग डिफरेंस बस देखते हैं। तो जो डिफरेंस है सबसे पहला तो एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म का। तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म का क्या मतलब हुआ कि ये धीरे 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 ये डैम्पिंग डाई आउट हो जाएंगे और ये इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस टी धीरे 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 करके वो मर जाएगा और बिल्कुल वो जीरो हो जाएगा। मतलब अगर एसएचएम के टर्म्स में लोग बात करें तो ये ब्लॉक को अगर हमने डिस्प्लेस किया तो ये यहां से गया, सुर में ऐसा गया, फिर ये धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और वो डाई आउट हो जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो यही हम लोग का ऑसिलेशन जो है वो डाई आउट हो गए। ठीक है, तो ये डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑसिलेशन है वो डैम्प हो गए, वो धीरे धीरे करके डाई आउट हो जाते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब जो ये ओमेगा डैश है और ये जो है दैट इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हमने विदाउट डैम्पिंग हमने देखा था, विदाउट डैम्पिंग में हमने देखा था कि दिस वाज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और यहां पर अगर हम लोग ओमेगा डैश की देखें तो ओमेगा, इसमें हम लोग जो रिलेशन है वो देख सकते हैं, दिस ओमेगा डैश इज लेस देन ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमने विदाउट ऑसिलेशंस देखे थे उससे ये कम है, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर का एक टर्म यहां पे आ गया, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट यहां पे आ गया। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या क्या चीज इसमें हो रहा है। जैसे हम लोग बात करें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरह के ऑसिलेशन की, डैम्प्ड की जो ऑसिलेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई दैट मींस इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कम हो गई कंपेयर टू जहां पे डैम्पिंग नहीं थी। ऐसे जगह से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो इसका जो ओमेगा है, डैम्पिंग की वजह से जो ओमेगा डैश जो चेंज हो रहा है, चेंज्ड ओमेगा है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, उसी तरह से एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी भी धीरे धीरे करके सिस्टम की एनर्जी डाई आउट हो जा रही है। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है, ये इसको खा रहा है, ये जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है धीरे धीरे करके ये इस एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा और ये एनर्जी कहां चली जाएगी, ये जो भी हमारे पास जो डैम्पर होगा, जो सिस्टम जो डैम्पिंग कर रहा है, तो उसके पास वो सारी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगी और फाइनली जो इस ऑसिलेशंस का जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि टाइम को अगर हम लोग इन्फानाइट इसमें पुट करते हैं, इन्फानाइट टाइम, ऐसे आइडियली ये इन्फानाइट नहीं लगेगा, बट इन्फानाइट टाइम के बाद अगर हम लोग देखें मैथमेटिकली तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद ये डाई आउट हो जाएगा और इसकी एनर्जी भी सारी कंज्यूम हो जाएगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग बात करेंगे फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसमें हम लोग डैम्पिंग भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, बी माइनस बीवीटी वाला टर्म भी इसमें हमने कंसिडर किया है और दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं और इसमें हम लोग एक फोर्स भी एज्यूम कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सपोज हम लोग एक झूला झूल रहे हैं, उस झूला में हम लोग स्विंग कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, झूला है जो कि इस तरह से स्विंग हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग झूला झूल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं झूला झूलते के समय कि बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, पैर अपने जमीन पे रखते हैं और उसको पुश करने की कोशिश करते हैं और उसको पुश करके हम लोग ऑसिलेशंस को मेंटेन रखते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो एक बार अगर झूला में ऐसे झूल के अगर छोड़ दिया जाए, कुछ भी एक्टिविटी ना किया जाए, तो वो झूला धीरे धीरे डाई आउट होकर फिर वो रुक जाएगा झूला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बार बार अपने पैर को जमीन से टच करते हैं और फोर्स हम लोग लेते हैं। तो इस तरह का जो फोर्स करके हम लोग ऑसिलेशन ले रहे हैं, इसको हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी एज्यूम करते हैं कि जो फोर्स है वो हमारा कुछ साइनसोइडल फंक्शन इस तरह से है। इसके मैथमेटिक्स में हम लोगों को बिल्कुल भी अभी नहीं जाना है, बस समझना है कि ये चीजें क्या हो रही है। अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन हुआ तो हम लोग को एनालिसिस करना है कि क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि घुसना इस हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो इसको, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर, जैसे एक्सेलरेशन को हमने लिखा दैट इज माइनस के एक्स टी माइनस बी इंटू डी एक्स टी बाई डी टी प्लस सम फोर्स एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डी प्लस ओमेगा डी टी। तो इसको सॉल्व करना इज वेरी, अभी हमारे 11th 12th लेवल में इसको सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे।
अब अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना इज नॉट इन आवर स्कोप, तो उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। तो वहां से जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आती है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की जो वैल्यू आती है वो ये निकल के आती है। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग जो फोर्स यूज किया था, जो हमने ड्राइविंग फोर्स किया था, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी इज WD, ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू √k/m, जिसमें कि हमने एज्यूम किया था कि इसमें कोई भी डैम्पिंग अगर नहीं होता तो जो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता दैट इज ओमेगा, ओमेगा इज √k/m। और बी जो है यहां पे मेरे पास डैम्पिंग है, डैम्पिंग कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हम लोग दो केस कंसीडर करें, पहले केस में स्मॉल डैम्पिंग, दैट मींस बी इज क्लोज टू 0, मतलब बहुत स्मॉल अगर डैम्पिंग रहे और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहे। ठीक है, मैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में एक बड़ा डिफरेंस रहे तो ये टर्म सिग्निफिकेंट होगा, और ये टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके ये ए की वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं F0/m इंटू ω²/ω/d, सिंप्लिसिटी के लिए। और इस तरह से हम लोग फिर आगे एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे केस में इफ माई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ω/d दैट इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, अगर ये दोनों क्लोज होते हैं तो ये टर्म जो है ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम लोग 0 एज्यूम कर सकते हैं, नियरली इक्वल टू 0। और जो टर्म मेरे पास सिग्निफिकेंट रहेगा वो ये वाला टर्म मेरे पास सिग्निफिकेंट रहेगा, दैट इज अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाता है A दैट इज इक्वल टू F0/ω/d इंटू B। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मेरा ओमेगा इज क्लोज टू नियरली इक्वल टू ω/d दैट मींस माय ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है यहां से हम लोग ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो काफी बढ़ जाता है। इसमें हमने प्लॉट किया है ω/d/ω, दैट इज ω/d/ω वर्सेस एम्पलीट्यूड का हमने कर्व प्लॉट किया है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे जैसे ω/d ओमेगा के की तरफ क्लोज आता जाएगा, जितना जितना क्लोज आते जाएगा हमें एक इस तरह से शार्पनेस देखने को मिलेगी। इस तरह से जो शार्पनेस राइज इन एम्पलीट्यूड है इसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे व्हेन ω/d इज इक्वल टू ओमेगा तो एक बहुत हाई एम्पलीट्यूड हम लोग को मिलता है, ऑसिलेशन में बहुत हाई एम्पलीट्यूड इनफाइनाइटली। अगर ω/d इज इक्वल टू ओमेगा दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाती है तो बहुत शार्प एज मुझे मिलता है जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो ऐसा अगर होता तो अगर यहां से अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखते हैं तो इस इक्वेशन से अगर ओमेगा इज इक्वल टू ω/d तो ये वाला टर्म इज क्लोज टू 0। और अगर मेरा डैम्पिंग उसी समय अगर डैम्पिंग भी अगर 0 की तरफ टेंड कर जाता तो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत हाई हो जाती। लेकिन रियल लाइफ में डैम्पिंग भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये जो वैल्यू है ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, ये बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं होती है। अगर डैम्पिंग अगर 0 होता, अगर B इज 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू ω/d, अगर ये केस बनता दैट मींस ω/ω/d दैट इज इक्वल टू ω/d/ω, अगर ये 1 की तरफ टेंड करता तो ये जो एम्पलीट्यूड है मेरा इनफाइनाइट हो जाता, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, हमारे पास कुछ जो डैम्पिंग है वो ऑलरेडी हमारे पास कुछ डैम्पिंग होती ही है, डैम्पिंग एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए कोई भी ऐसा SHM नहीं है जिसमें हमारे पास डैम्पिंग हो ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज कॉल्ड रेजोनेंस। देन व्हेन ω/d इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग, दैट इज ω/k/m, ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। तो ऐसे केस में हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन बनती है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालें, और फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।